हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रहे हैं लेकिन बायोलॉजी का क्यों नहीं? तो भैया ऐसी कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने वाले। इसके पहले भी हमने देखा है और अब तो भैया बीच बीच में आता रहेगा, बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज चलेगी। तो चलिए आज हम बायोलॉजी के एक न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा रहने वाला है, कितने क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा, सारा का सारा भैया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। एक चीज ध्यान देना भैया, आपका सेम ऐसा पेपर होगा, ठीक है, बस कलर चेंज होगा, पीले कलर का हो जाएगा। यहां पे आपको अपना जो है अनुक्रमांक बोले तो रोल नंबर फिल करना होता है, रोल नंबर भरना होगा, ठीक। और यहां पर भैया आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, अपना नाम जो भी आपका नाम है। ये पृष्ठ की संख्या दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है, चाहे जितने पृष्ठ में हो उससे से क्या। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है भैया, याद रखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्रमांक क्या होता है। देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये पेपर का सेट नंबर होता है और यही आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। जो आप कॉपी यानी जिस कॉपी में आप क्या करते हैं भैया लिखते हैं, उसमें ऊपर वाले पेज में क्या है भरना होता है, ठीक। और यही थोड़ा गलत हो जाता है तब दिक्कत होती है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि भैया आप जो कॉपी आपने लिखी है वो कितने सेट नंबर का है, मतलब कौन सा सेट है, ठीक है। तो ये सेट नंबर होता है। अब बाकी ये आपका क्रमांक और पूर्णांक भैया आपका 70 रहने वाला है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है भैया वो प्रैक्टिकल से होता है, आप सबको मालूम है, ठीक है। बाकी एक चीज ये भी ध्यान देना भैया, समय 3 घंटे 15 मिनट। ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि स्टार्टिंग में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, बाकी 3 मिनट आप इत्मीनान से बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और करना भी यही चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बस पेपर पाए शुरू हो गए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको पहले 15 मिनट पेपर को ढंग से पढ़ लेना है, जो हार्ट बीट रहेगी, दिल की धड़कन जो बढ़ी रहती है ना, वो थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद आप पेपर को ढंग से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं भैया, चलिए भैया शुरू करते हैं। अब यहां से जो पहला क्वेश्चन होगा भाई बहुविकल्पी प्रश्न, ये बाकी निर्देश दिया रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्या कुछ है ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं बहुविकल्पी एक प्रश्न के साथ, ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न के साथ। तो पहला देखिए ध्यान से समझना, यहां का जो बहुविकल्पी होता है ये तो फ्री का नंबर होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं आपको भैया, क्या सही है क्या गलत है टिक कर देना है, ठीक है। पहला है, देखो ये दिया रहेगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी पहले का कि टेपिटम परत का कार्य क्या होता है। अब टेपिटम क्या होता है, तो भैया ये लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत होती है ना, जो पराग कोश होता है यानी उसी को लघु बीजाणु धानी, तो उसकी सबसे अंदर वाली लेयर क्या होती है, वो होती है भैया टेपिटम। तो यहां पर पूछ रहा है कि टेपिटम का कार्य क्या होता है, और इसको वैसे भी 1 नंबर वाले में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो विकल्प है पराग कणों का पोषण, दूसरा है पराग कणों का निर्माण, तीसरा है अंतः स्तर या इसको बोलेंगे एंडोथेलियम का निर्माण, या पराग कणों को नष्ट करना। तो भैया टेपिटम का कार्य होता है प्यारे बच्चों पराग कणों का पोषण। क्या होता है भैया, पराग कणों का पोषण, ये होता है टेपिटम का कार्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन जो खा वाला है भैया ध्यान से देखना, जो खा वाला है इसमें क्या कह रहा है, खा में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरदहारी है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरदहारी है, केचुआ है या फिर पक्षी है या मेंढक है या फिर हाथी है। बताना है कि कौन सा एक अपरदहारी है, ये आपको बता देना है, ठीक है भैया। एक चीज ध्यान देना, अपरदहारी, अपरद का मतलब होता है मिट्टी, हारी का मतलब क्या है, उसका आहार बना लेना, खा लेना,
ठीक है, तो अपरदहारी यानी क्या है, जो मिट्टी का पोषण करता है, यानी मिट्टी को खाने वाला होता है, वो कौन होता है भैया? तो बताइए, पक्षी है, हाथी है, केचुआ है, क्या है? केचुआ है। तो केचुआ एक अपरदहारी, ठीक है भैया, क्या है? अपरदहारी है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि हड्डी तोड़ बुखार, जिसको डेंगू, यानी डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, तो डेंगू बुखार का वाहक कौन है? ठीक है, तो डेंगू बुखार या फिर हमने बताया ना भैया हड्डी तोड़ बुखार, इसी को कहा जाता है, इसका वाहक क्या है? तो एनाफिलिस या क्यूलेक्स या एडीज या इनमें से कोई नहीं। तो भैया डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार का जो वाहक है वो एडीज है, यानी एडीज एजिप्टी। ठीक है, याद रखना भैया कौन कौन सा है, इसको बताए भी थे वन शॉट वाले में, जो रोग वाले चैप्टर में, याद है ना भैया? नहीं याद है तो फिर से एक बार बता देते हैं। इसमें बच्चों देखना, पहला है भैया आपका, ध्यान दीजिए, फिर से हम बता देते हैं, जो पहला बताया था कि डेंगू बताए थे, डेंगू बुखार या इसी को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ठीक है। और दूसरा बताया था भैया मलेरिया, क्या बताया था बच्चों? मलेरिया। और तीसरा बताया था प्यारे बच्चों, तीसरा एक भैया, तीसरा जो मच्छर से होते हैं प्रमुख रूप से, हाथी पांव, हाथी पांव या इसी को भैया फाइलेरिया या फाइलेरियसिस, ठीक है, कई नाम इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इन सब में बात कर ले भैया, डेंगू बुखार जो होता है वो मादा किस मच्छर के? एडीज एजिप्टी, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया, मलेरिया जो है वो किस मच्छर के? तो मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया। और हाथी पांव जो है इसको मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो भैया ये क्या है, याद रखना प्यारे बच्चों, इनको बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है ना? ये सारे के सारे समझ में आ गया? तो कौन सा विकल्प? तो एडीज इजिप्टी, ये डेंगू भैया, डेंगू बुखार का वाहक होता है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करने वाली चीज है, कर लो। चलिए हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। अगला जो बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, कह रहा कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है भैया जो डीएनए को विशेष स्थानों से काटेगा? तो पहला है पॉलीमरेज, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस, तीसरा है एक्सोन्यूक्लियस, चौथा है लाइगेस। तो भैया डीएनए को, जो डीएनए होता है ना बबुआ, ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, तो डीएनए को विशेष स्थानों से जो काटता है, इसमें हेलिक्स होते हैं, ठीक है। तो भैया इनको विशेष स्थानों से काटने के लिए, मान लेते हैं यहां से यहां से यहां से जहां से काटना है, तो काटने के लिए एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसको आणविक यानी आणविक कैंची कहा जाता है या आणविक चाकू कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है ना। तो वो एंजाइम क्या होता है, उसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। क्या होता है भैया? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस अगर यहीं पर देता कि इनको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है, तो वो लाइगेज एंजाइम, ठीक है। काटने का काम एंडोज न्यूक्लियस, मतलब क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, जोड़ने का काम तो भैया लाइगेज, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया ये हो गया। अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न का मतलब जो एक नंबर वाले, यानी बहुविकल्पी में भी आपका भैया, ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे? तो भैया आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन, का खा गा घा करके 4 क्वेश्चन बहुविकल्पी में आएंगे, और इस तरह से यानी 5 क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले। तो 5 4 9 नंबर तो एकदम डेफिनेटली 100% है, श्योर, आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक, क्योंकि ये इतने आसान होते ही हैं कि आप लगभग लगभग सारे क्वेश्चन कर ही लोगे। जैसे देख लें
कह रहा है कि दूसरे का जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। तो जैव विविधता का तप्त स्थल एकदम लास्ट वाले चैप्टर में है, हॉट स्पॉट कहा जाता है इसी को। ठीक है भैया, अंग्रेजी में क्या कहते हैं वैसे जैव विविधता का तप्त स्थल तो हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो हॉट स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र होता है जहां पे जैव विविधता बड़ी संकट में हो, वो हॉट स्पॉट है। तो मतलब 1 नंबर की परिभाषा है भैया, उसी हिसाब से लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो भैया कौन सा विटामिन होता है प्यारे बच्चों? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, अब विटामिन ए होता है भैया, याद मतलब समझ में आ गया, विटामिन ए होता है। ठीक, ये गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस में ये विटामिन ए हो गया। अगर इसी में पूछता कि कौन सा प्रोटीन होता है तो भैया बीटा कैरोटीन प्रोटीन। बीटा कैरोटीन प्रोटीन ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक, ये किसमें है? गोल्डन राइस, सुनहरा चावल जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव वृषण में सार्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो भैया सार्टोली कोशिकाओं के कार्य में बात कर ले तो प्यारे बच्चों सबसे पहला अगर हम भाई एक ही कार्य लिखना चाहे तो इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। भाई वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और दूसरा क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव। किसका? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स क्या होता है भैया? स्रावित होता है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो भैया कितने जोड़ी? तो यहां पे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर पूछता कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 बोलते अपन, बट कह रहा कितने जोड़ी होते हैं तो 23 जोड़ी, तभी तो 46 बनेगा ना भैया। अगर संख्या में पूछता तो 46 लिख देते, क्योंकि एक जोड़ी का मतलब 2। भैया एक जोड़ी चप्पल खरीदने जाओगे तो इसका मतलब 2 चप्पल रहेगा, है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही दे देंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया? किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना? सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसान है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज किया था। तो भैया इस तरह से जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है, बड़े आसान होते हैं, सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके से करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गया भैया आपका निश्चित उत्तरी यानी 1 नंबर वाला प्रश्न। अब आ जाते हैं भैया लघु उत्तरी 1, यानी इसमें लघु उत्तरी 1 चलता है, लघु उत्तरी 2 चलता है, यानी उसमें 2 नंबर वाला भी रहेगा, 3 नंबर। 1 वाले में 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो यहां से अब देखिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन होगा भैया आपको खुद मालूम चलेगा, जो हमने 1 शॉट पढ़ाया है कितना आपके लिए बेनिफिट है। अभी तो हालांकि 3-4 बचे हैं, क्योंकि फैमिली में कुछ विवाद चल रहा है बच्चों, इसके कारण हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं मेंटली, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, यही कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश होगी भैया जल्दी से कर दें, 3 से 4 दिन का समय निकालकर 1 शॉट निपटा दें। ठीक, तो देखिए जैसे पहला है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बताइए। ये चित्र बनाना है, और इसको तो भैया हमने वैसे भी आपको बताया है चित्र वाले में कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन। भाई प्रभाविता का नियम क्या होता है? जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में क्या होता है भाई? जो लक्षण दिखाई पड़े वो प्रभावी होंगे और जो न दिखाई दे अप्रभावी। यही प्रभाविता का नियम। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को दबा दे, ठीक है ना? समझ रहे ना हमारी बात? जैसे एक भैया क्या है, लंबा पौधा है जिसके एलील यहां पे है, और एक बौना पौधा है जिसके एलील ये, इसमें संकरण कराया जाए तो भैया यहां पर संतानें हमेशा संकर लंबी होंगी, हाइब्रिड प्रकृति की। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जिसमें टी क्या होगा भैया? प्रभावी होगा बच्चों, और उसके बाद स्मॉल टी क्या होगा बबुआ? अप्रभावी हो जाएगा। तो वही चीज है।
ठीक है, और इसी को बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या कहते हैं भैया? F1 पीढ़ी। तो यही चीज बोल रहा है, तो यही जो नियम है प्रभाविता का नियम हो जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन की प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभन करने हेतु प्रारंभक कोड और प्रथम एमिनो अम्ल का नाम लिखें। याद आया? ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर याद करो बच्चों तो ये क्या है? प्रोटीन संश्लेषण जो हमने बताया है किसमें, क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड में, आनुवांशिक कोड में। आपने पढ़ा है प्रारंभक कोडोन, उसके बाद समापन कोडोन क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है ना? अगर आपको पता है तो भैया ठीक है, नहीं तो एक बार वन शॉट देखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कपास क्या है? तो भैया बीटी फसल क्या होता है? तो बीटी कपास, कपास की एक ऐसी नस्ल होती है जिसे बैसिलस थोरिनजिएंसिस, बीटी का मतलब बैसिलस थोरिनजिएंसिस, कि जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक ऐसी फसल होती है जो पूरी तरह से कीट प्रतिरोधी होती है, यानी कीट अगर इसको खाएंगे तो जो बीटी है, जो जीवाणु होता है वो बीटी विष उत्पन्न करता है, और यही जब कीट होता है जो उसके पेट में जाएगा, जो तो आंत जो होती है, आहार नाल, वो क्या है, नष्ट हो जाती है, जिससे कीट क्या है, मर जाता है। ठीक, तो ये बीटी कपास यानी बैसिलस थोरिनजिएंसिस क्या है, जीवाणु द्वारा तैयार किया गया मतलब एक नस्ल होता है कपास का। ठीक है, इसे बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया जाता है। अगला सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? ये बहुत अच्छे से समझाया है, अंतर भी बताया है। ठीक है, रोग वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, अब लघु उत्तरी जो सेकंड पार्ट होगा, तो भैया यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग का मतलब सारे 3 नंबर वाले, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा आपको मिलेंगे। जैसे फिजिक्स में 3 नंबर वाले आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, इसी तरह यहां पर भी आपके जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो ज्यादा रहेंगे भर भर के। जैसा है भैया, पहला है लघु उत्तरी पार्ट 2 का, भाई 4 के काम में है, इसी तरह का खागा रहेगा, 5 में रहेगा, 6 में रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, 4 के का है मानव में कैंसर रोग के कारण का उल्लेख लिखिए, रोग वाले में अच्छे से समझाया है। एलर्जी क्या होती है? तो भैया एलर्जी किसे कहते हैं? तो जब हमारा शरीर, इसको भी बताएं, जब हमारा शरीर क्या होता है, बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है, तो ये घटना एलर्जी कहलाती है। ठीक है, ये घटना क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। जैसे भाई एलर्जी के कारक में बात करें, किसी को सनलाइट से एलर्जी, किसी को जो सौंदर्य प्रसाधन यानी क्रीम से एलर्जी, पाउडर से एलर्जी होती है। ठीक, तो किसी को धूल, मिट्टी, कण, इन सब से एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी के क्या कारक हैं। अगला है कि बीओडी का पूरा नाम लिखते हुए इस पर टिप्पणी लिखिए। याद आया भैया? बीओडी बताया है अच्छे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में, यानी 8वें चैप्टर में इसको बताया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म। अब उत्पादकता क्या है भैया? अभी तो हम लास्ट वाले में गए हैं नहीं, ठीक है, तो वहां पर भी इसको बताया नहीं है। बाकी क्या है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, ठीक, सब बताया जाएगा, एकदम लास्ट वाले में है। जो चीज नहीं बताया है तो भी क्या बताएं, बाकी शॉर्ट में बताते चल रहे हैं। ठीक, और आप भी देख रहे हैं कि भैया इससे क्या है, पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। अगला देखते हैं, देखिए कि 5 के काम में है कि भ्रूण पोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया। समझ गए कि भैया भ्रूण पोष क्या है, अच्छे से भ्रूण पोष के प्रकार क्या है, बढ़िया तरीके से पहले चैप्टर में अच्छे से बताया है। स्त्री जनन तंत्र का रेखित नामांकित चित्र बताइए, बनाइए, यहां पर भी आ गया। लिंग संलग्न वंशागति को परिभाषित करना है, हीमोफीलिया और वार्डांतता के माध्यम से इसे समझाना है। तो भाई लिंग संलग्न वंशागत क्या है? ऐसे भाई लक्षण जिनका संबंध लिंग से होता है, यानी लिंग गुणसूत्र से होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वंशागत होते हैं। तो ऐसे लक्षण क्या है, लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं, तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। तो इसमें भैया हीमोफीलिया और वर्णांधता का एग्जाम्पल देके समझाना है। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया का भैया भाई आपने पढ़ा है कि हीमोफीलिया जिसे ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या है, रोगी को चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है, अगर बनता भी है तो बहुत देरी से बनता है, जिससे क्या है, रोगी में भाई चोट लग जाने के बाद या अत्यधिक रुधिर प्रवाह हो जाने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। वर्णांधता क्या है भैया? वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है,
रोगी कुछ विशेष रंगों में जैसे लाल और हरे में अंतर नहीं बता पाता है। ठीक है, अंतर नहीं बता पाता है इस बीमारी में। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को रेलवे में भाई जॉब के लिए नहीं रखा जाता है। पता चले वही भाई कहानी हो जाए ना कि दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर ना मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। मतलब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल हर झंडी दिखाना है हरी दिखा दो, हरी दिखाना है लाल दिखा दिए, तो हो जाएगा मैटर है ना। तो इसीलिए पूछा भी जाता है कभी कभार कि ऐसे व्यक्ति रेलवे में नौकरी नहीं कर सकते या फिर रेलवे में ड्राइवर नहीं बन सकते। क्यों? तो पता ही नहीं चलेगा कि लाल झंडी है कि भाई ग्रीन सिग्नल है कि रेड सिग्नल है। अगला पीसीआर क्या है? ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस पर टिप्पणी लिखाना है। ठीक है, अच्छे से इसको बताया गया है, शायद बताया है नहीं, अगर वन शॉट में बताया है ठीक है, नहीं तो आगे वाले चैप्टर भी है ना उसमें भाई है इसमें। ठीक है, शायद अभी ये वाला चैप्टर ही नहीं बताया गया है वन शॉट में, ये बाकी टॉपिक में बताया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। अब 6 में है, इसमें भी यही 4 रहेगा। ठीक, क्योंकि हमने बताया ना ये 4 यही 12 मतलब 12 यही 36 नंबर का, तो भैया आपके 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ये सारे 3 नंबर वाले हैं, याद रखना। अब जैसे 6 में आ जाएंगे, 6 में आ गए भैया, दे दिया है 6 के काम में कि मेंडल के प्रभाविता का नियम। भाई प्रभाविता का, एक मिनट भाई, ये प्रभाविता के नियम अभी आया था ना, 2 बार हो गया है। ठीक, और देखिए दूसरा है कि बहुजीवी वंशागत से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाना है। नेक्स्ट, आनुवंशिक कोड की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, जेनेटिक कोड के बारे में। अगला, टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगजनक कारक कौन कौन से हैं, लक्षण बताना है। ठीक, तो ये भी आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। अब लॉन्ग में आ जाते हैं भाई, लॉन्ग में आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग वाले रहेंगे। ठीक, 5 नंबर वाले, जैसा है कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार यानी सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखना है। जैसे भैया आपके प्रमुख कौन कौन है? ठीक, पहला है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद है भैया डाउन सिंड्रोम, क्या है, डाउन सिंड्रोम। तीसरा है भैया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, तो ये सिंड्रोम हो जाते हैं। बाकी इसमें देखिए फायदा यही है कि भैया आपका अथवा करके आएगा, इसलिए भाई अच्छी बात है। जैसे दिया है कि पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन, यानी लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है उसका सचित्र वर्णन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके 8वें में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जैसे 8 दिया है कि डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिज्ञान विधि का सचित्र वर्णन कर देना है, या फिर अथवा में दिया है जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर क्या है, आपको निबंध लिखना है। ठीक, तो ये वाले तो आसान होते हैं भैया, भले ही लॉन्ग वाले होते हैं, लेकिन फायदा यही होता है कि भाई 5-5 नंबर का है और अथवा में है। ठीक है, इसलिए ये नंबर भर भर के दे जाएंगे भाई। 7 नंबर 8 यानी 7, 8, 9, तो 5 तिहाई 15 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग वाले से। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 9 है भाई, 9 में क्या है, जीव मंडल आरक्षित मतलब आरक्षितियों एवं राष्ट्रीय उद्यान का एक विवरण देना है। यानी पूरा कहने का मतलब यहां पे है कि जो जैव विविधता है उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, या फिर उसके लिए सरकार को क्या नीतियां अपनानी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी लिखना है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो ये आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, बाकी अथवा में बात कर लें भैया, तो अथवा में मासिक चक्र को क्या दिया है, मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको माहवारी प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है ना, मासिक चक्र या ऋतु चक्र कहा जाता है। ठीक, और इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का भी विवरण देना है। ठीक, तो इस तरीके से भैया आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है सेम पैटर्न पर रहने वाला है। इससे आपको हेल्प जरूर मिले होगी कि भैया किस तरीके के हमारा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।
अगर वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।